डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक नए चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस इसके बारे में बताऊंगा। फंड फ्लो एनालिसिस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है और जानते भी हैं। एक है बैलेंस शीट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपने उद्देश्यों के अनुसार इन दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए कुछ डिसीजन लेते हैं। इसके लिए वो रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक कमी जो है वो ये है कि ये बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, यानी उसके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक निश्चित पीरियड में किन किन सोर्सेज हमको इनकम हुई और उनका उपयोग किन किन पेमेंट्स के लिए हमने किया है और नेट रिजल्ट हमारा क्या है, इसके बारे में हमको बताता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के अंतर्गत या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत यदि कोई आइटम ऐसी है जो किसी फाइनेंशियल ईयर के इनिशियल टाइम में उसका उपयोग हुआ और लास्ट के अंतर्गत यदि वह आइटम नहीं रही हमारे पास में, तो उसका कोई भी अकाउंटिंग P&L या बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। जैसे हमने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया 1 अप्रैल, 31 मार्च पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर एंड था, ये स्टार्ट हुआ नया फाइनेंशियल ईयर और हमने 1 अप्रैल को 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। हमने 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को उसका पेमेंट कर दिया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कहीं भी लोन के अंतर्गत ये राशि नहीं आएगी, कैश के अंतर्गत राशि नहीं आएगी, यानी बैलेंस शीट के अंतर्गत कहीं पता नहीं लगेगा कि हमने उस फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है और इस लोन का उपयोग क्या किया हमने, ये भी हमको शो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान टोटल कितने रिसोर्सेज हमारे पास में आए हैं, जो बैलेंस शीट में नहीं बताती है। लेकिन ये हमें फंड फ्लो एनालिसिस जब हम प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर ये पता लग सकता है कि उस पीरियड में कहाँ कहाँ से हमको रिसोर्सेज मिले और उनका उपयोग हमने कहाँ पे किया। ये मैनेजमेंट के लिए भी और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हमारे जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी व्यवहारों की जानकारी हमको मिल जाए, जितने ट्रांजैक्शन उस पीरियड में हुए हैं, जो बैलेंस शीट भी शो नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट अकाउंट भी शो नहीं कर पा रहा है, वो हम फंड फ्लो एनालिसिस के माध्यम से शो कर सकते हैं। इस प्रकार फंड फ्लो एनालिसिस हमें सभी व्यवहारों की, सभी ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है। इसलिए फंड फ्लो एनालिसिस को आप देखते हैं, कई बार हम फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स, स्टेटमेंट ऑफ वेयर कम्स इन, वेयर गोज इन, इसके नाम से भी इसको जानते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब नामों से फंड फ्लो एनालिसिस को जानते हैं।
अब फंड फ्लो एनालिसिस में बार बार हम फंड का उपयोग कर रहे हैं, फंड एनालिसिस। तो ये फंड है क्या आखिर में? फंड हमारे टोटल रिसोर्सेज को बताता है। इसको तीन हम एंगल से समझ सकते हैं। एक तो कैश बैलेंस के रूप में, एक कैपिटल फंड के रूप में, और एक वर्किंग कैपिटल रूप में। जब हम कैश बैलेंस की बात करते हैं तो केवल कैश के बारे में चर्चा करते हैं कि कैश कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ से हमने उसका उपयोग किया। कैश और बैंक, इन दो का ही इसके अंतर्गत समायोजन होता है, या उन्हीं दोनों को हम कंसिडर करते हैं। जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो टोटल रिसोर्स की बात करें, टोटल असेट्स की, टोटल लायबिलिटीज़ की। कैपिटल कहाँ कहाँ से हमारे पास में आई, चाहे वो लोन के रूप में आई होगी, चाहे इक्विटी कैपिटल ग्रुप में आई होगी, कहीं से भी आया होगा पैसा हमारा, चाहे वो कैश के रूप में आया, नॉन कैश के रूप में आया, उन सब को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और तीसरी जो अर्थ लिया जाता है फंड का, वो लिया जाता है वर्किंग कैपिटल रूप में। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हम सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, इसलिए करंट असेट्स का अर्थ भी जानते हैं, करंट लायबिलिटी का अर्थ भी जानते हैं। करंट असेट के अंतर्गत जो संपत्तियां सामान्य रूप से एक लेखा अवधि के अंतर्गत अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, वह सब आपकी करंट असेट्स कहलाती हैं। जैसे स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, एडवांस पेमेंट्स हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट एक्यूड हो सकता है, कैश और बैंक बैलेंस हो सकता है। आपका कहते चेंज कैसे होता है? जैसे स्टॉक हमारे डेटर्स रूप में चेंज होता है, डेटर्स हमारे बिल्स रिसीवेबल रूप में या कैश के रूप में चेंज हो सकते हैं। यानी सामान्य रूप से एक लेखावधि में ये अपना परिवर्तन कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी जो सामान्यतः एक लेखावधि में जिनका भुगतान कर दिया जाता है, वो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। इन दोनों का अंतर, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और इसी का उपयोग हम यहाँ पर जब फंड फ्लो एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं तो वर्किंग कैपिटल के रूप के अंदर ही हम कोष का उपयोग करते हैं, या कोष का अर्थ उसी रूप में हम उपयोग में लाएंगे। अब हमको ये पता करना है कि फंड का फ्लो कब होता है। फंड फ्लो, फंड का अर्थ पता हो गया क्या? फ्लो कब होगा, यानी आवागमन। जैसे पानी आता है और पानी जाता है, तो पानी कहाँ से आया और कहाँ गया, इसी तरह फंड कहाँ से आया और कहाँ से गया, ये जानकारी रखने के लिए दो बातें हमको पता होनी चाहिए कि फंड का फ्लो कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा और किन परिस्थितियों में फंड का फ्लो नहीं होगा। तो फंड का फ्लो जानने के लिए आप ये देखिएगा कि उस ट्रांजैक्शन के कारण से यदि दोनों हमारे एंट्रीज के जो पार्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट, यदि वह दोनों नॉन करंट आइटम हैं, फंड का फ्लो नहीं होगा। दोनों करंट आइटम है तो भी फंड का फ्लो नहीं होगा। एक नॉन करंट है और एक करंट है, उस एंट्री से इम्पैक्ट, एक अकाउंट हमारा करंट अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरा हमारा नॉन करंट अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस ट्रांजैक्शन के कारण से फंड का फ्लो हो रहा है। अदरवाइज हम कहेंगे फंड का फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे हमने कहा डेटर्स को पेमेंट कर दिया, हमने डेटर्स को 1 लाख रुपए का भुगतान किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर्स कौन सा अकाउंट है? हमारा करंट अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है? ये भी करंट अकाउंट है। तो इसके कारण से हमारा फंड का फ्लो नहीं होगा, कि दोनों करंट आइटम है। या हम ये कहते हैं कि हमने एसेट्स खरीदी और उसके बदले हमने डिवेंचर इशू कर दिए, कैपिटल इशू कर दी, तो एंट्री क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर या कैपिटल, जो भी हमने उनको पेमेंट किया है। तो यहाँ पर भी फंड का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो आपने फिक्स एसेट खरीदी है वह भी नॉन करंट है, और जो आपने पेमेंट किया है, चाहे डिवेंचर के रूप में किया होगा या कैपिटल रूप में किया होगा, वह भी नॉन करंट आइटम है। इस कारण से हमारा फंड का फ्लो नहीं होगा। फंड का फ्लो होने के लिए यह आवश्यक है कि उस ट्रांजैक्शन के कारण से एक मद हमारी
ये करंट की प्रभावित होनी चाहिए और एक मत हमारी नॉन करंट के प्रभावित है, तभी फंड का फ्लो होगा, अदरवाइज फंड का फ्लो नहीं होगा। अब आप सबको तो पता है करंट कॉमर्स विद्यार्थी होने के कारण से कि हमारे करंट आइटम्स कौन से हैं, नॉन करंट आइटम कौन से हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आपकी जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, चाहे वो कैपिटल रिजर्व होगा, चाहे वो जनरल रिजर्व होगा, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रपोज डिविडेंड, इनको करंट भी मान सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिविडेंड को, लेकिन सामान्यतः प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये नॉन करंट है और प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स इसको करंट भी माना जा सकता है। तो ये आइटम आपके नॉन करंट अकाउंट है में सम्मिलित होंगी। करंट अकाउंट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन सी मदद सम्मिलित होंगी। लायबिलिटी साइड की तो हम कह सकते हैं क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, आपके एडवांस को रिसीव्ड है, आपकी प्रोविजन फॉर करंट असेट्स है, चाहे प्रोविजन फॉर डेटर्स होंगे, अनपेड डिविडेंड्स हैं, ये सब आपकी करंट अकाउंट, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी करंट अकाउंट के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं। बैलेंस शीट की असेट साइड देखें तो नॉन करंट आइटम में हमारी टेंजिबल असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, मोटर कार एट्सेट्रा। कुछ आपकी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं जिसमें गुडविल, पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, P&L का डेबिट बैलेंस, ये सब हमारे नॉन करंट आइटम्स हैं। असेट साइड के करंट आइटम्स में जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एडवांस टैक्सेस है, कैश एंड बैंक बैलेंसेज है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स है, एक्यूड आपकी इनकम है, ये सब आपकी करंट आइटम। अब हमको पता लगे करंट आइटम कौन कौन से हैं, नॉन करंट आइटम कौन कौन से हैं। आप उस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करके देख लीजिएगा। जनरल एंट्री में आप पाते हैं कि दोनों डेबिट और क्रेडिट की आइटम्स हमारी नॉन करंट हैं, फंड का फ्लो नहीं होगा। दोनों करंट हैं तो भी फंड का फ्लो नहीं होगा। एक करंट है और एक नॉन करंट है तभी फंड का फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने एक छोटा सा आपको इस वीडियो के अंदर चार्ट भी बना रखा है जिसमें लिखा है करंट असेट्स लेफ्ट हैंड साइड में, करंट लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में, करंट असेट्स राइट हैंड साइड में, उसके नीचे नॉन करंट लायबिलिटीज़ लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन करंट असेट्स। और मैंने कहा कि दोनों करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स का एंगल देखिएगा, वहाँ लिखा है नो। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स, यहाँ भी लिखा है नो, यानी इन दोनों से आपका फंड का फ्लो नहीं होगा। लेकिन एक आइटम नॉन करंट आपका, दूसरा करंट है, या एक करंट लायबिलिटी का है, दूसरा नॉन करंट असेट का है, तो फंड का फ्लो हो जाएगा। जैसे आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की, क्या एंट्री करेंगे? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने दो एंट्रियाँ पढ़ोगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बाद में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन एक बार डेबिट हो गई, एक बार क्रेडिट हो गई, तो ये इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। नेट एंट्री जो हमारे पास बची वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक कौन सा खाता है? करंट। और कैपिटल कौन सा खाता है? नॉन करंट। तो इससे हमारी फंड का फ्लो होगा, इस ट्रांजैक्शन से फंड का फ्लो होगा। लेकिन इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दूं कि हमने मशीनरी खरीदी और वेंडर को हमने कैपिटल इशू कर दी, उसके बदले पेमेंट में हमने कैपिटल के रूप में उसको भुगतान कर दिया, शेयर्स दे दिया हमने। तो इसकी एंट्री क्या होगी अब? असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। असेट्स कौन से? फिक्स असेट अकाउंट हमारी नॉन करंट आइटम है। कैपिटल कौन सा है? ये भी नॉन करंट अकाउंट है। तो इससे हमारा फंड का फ्लो नहीं होगा कि दोनों नॉन करंट आइटम्स आ गई दो, इसलिए हमें कह सकते हैं यहाँ पर फंड का फ्लो नहीं होगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, फंड का फ्लो कब होगा कब नहीं होगा। तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि फंड का फ्लो दोनों नॉन करंट आइटम होने पर नहीं हो सकता, दोनों करंट आइटम होने पर नहीं हो सकता। उस ट्रांजेक्शन कारण से एक करंट आइटम है, दूसरा नॉन करंट आइटम है,
तो ही फंड का फ्लो होगा, अदरवाइज फंड का फ्लो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अब फंड का फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज जो मैंने आपको विशेष रूप से बताया फंड क्या है, फंड का फ्लो कब होगा कब नहीं होगा, इसके बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।